नमस्कार, ईटी न्यूज़ स्वदेश की खास पेशकश टेक दरबार क्यों बीमार देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। आज बात करेंगे आईटी सेक्टर की। जून तिमाही के नतीजों के बाद से आईटी सेक्टर में भारी उठापटक चल रही है। नतीजे बहुत खास नहीं आए हैं और टीसीएस ने बड़ी छटनी के ऐलान के साथ ही हालत और खराब कर दी है। अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या दूसरी कंपनियां भी टीसीएस की राह पर आगे बढ़ेंगी और कर्मचारियों को निकालेंगी? क्या एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आगे चुनौतियां और बढ़ेंगी? और क्या आईटी सेक्टर में चल के ग्रोथ घटने वाली है और मार्जिन का जो संकट चल रहा है और गहराने वाला है? इन्हीं सवालों की पड़ताल करेंगे। ढेर सारे सवाल हैं, उनका हल भी जानेंगे और एक्सपर्ट्स को किन आईटी शेयरों में दिख रहा है दम, ये भी बताएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपना यह खास शो टेक दरबार क्यों बीमार। तो टेक दरबार क्यों बीमार और आज के शो को और ज्यादा खास बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सोविलो इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फंड मैनेजर संदीप अग्रवाल और जियोजित इन्वेस्टमेंट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह। संदीप जी और गौरांग जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और इस खास शो में जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे पहले चलेंगे अपने सहयोगी पुलकित के पास, जो आईटी सेक्टर को बहुत करीब से ट्रैक करते हैं और नतीजों के सीजन के दौरान आपको हर कंपनी का उन्होंने प्रीव्यू अनुमान सबसे पहले बताया और नतीजे कैसे आए उसके बारे में भी फिर उन्होंने पूरी गहराई से जानकारी दी। पुलकित, पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो नतीजे आए हैं उनमें क्या संकेत मिले हैं, कौन सा ट्रेंड आपको सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट दिखा है और चैलेंजेस क्या हैं आईटी सेक्टर के लिए गोइंग फॉरवर्ड? जी अभिषेक जी, तो जैसा कि आपने बताया कि आईटी सेक्टर में अब नतीजे आ गए हैं और हमने एक एनालिसिस भी करके डाला था, लेकिन आज अगर हम एक राउंड अप करें कि किस तरह से आईटी ने परफॉर्म किया तो वो हम देखते हैं। देखिए, एक्सपेक्टेशन बहुत मॉडेस्ट थी शुरू से ही आईटी के साथ और वैसे ही नतीजे आए। कोई बहुत ज़्यादा बड़े अपग्रेड्स हमको या सरप्राइजेस हमको नहीं मिले। लेकिन हालांकि अगर हम इन्फोसिस और विप्रो की बात करें तो इन्होंने जितना अनुमान था उसके मुकाबले थोड़े से बेहतर नतीजे दिए और उसी तरह हमने विप्रो में तो जिस दिन रिजल्ट आए थे उसके अगले दिन एक अच्छा मूव भी देखा। इन्फोसिस में भी नतीजे अच्छे थे, उनकी डील विंस भी काफ़ी अच्छी आई हैं, लेकिन चूंकि मार्केट ब्रेड थोड़ी सी नेगेटिव थी, इस कारण इन्फोसिस में वो मूव हमको नहीं मिल पाया। पर ऑल इन ऑल विप्रो और इन्फोसिस के नतीजे ठीक थे। वहीं अगर हम टियर 2 कंपनीज की बात करें तो एम्फेसिस और एलटीआई माइंडट्री ने अपने नतीजे डिसेंट पेश किए, कोई बहुत ज्यादा उसमें खराब नतीजे नहीं थे। हालांकि कोफोर्ज के नतीजे थोड़े से खराब आए थे। अगर बीएफएसआई सेगमेंट की बात करें, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ा जो आईटी सेक्टर है वो बीएफएसआई क्लाइंट्स को केटर करता है, यूरोप और यूएस के, तो बीएफएसआई सेगमेंट ने थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म किया है। वहीं अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं या कंज्यूमर वाले सेगमेंट्स की बात करूं तो वहां पे थोड़ी सी नरमी देखी गई और उसी कारण थोड़े से मार्जिन्स में और डील्स में भी इंपैक्ट मिला। कोई बहुत ज्यादा एम्प्लॉय एडिशंस भी नहीं किए, फ्लैटिश ही था बहुत हद तक। हालांकि टीसीएस पे अगर गौर करें तो उन्होंने इस क्वार्टर में लगभग 5090 एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा ऐड किया है। लेकिन अभी हम 2 दिन की न्यूज में हम देख ही रहे हैं कि टीसीएस ने करीब 12000 एम्प्लॉय की कटौती की बात भी की है। तो मेजर कोई एम्प्लॉय एडिशन नहीं था, कोई मेजर अर्निंग अपग्रेड भी नहीं आया है। इन्फोसिस ने जरूर अपना जो क्या गाइडेंस होता है, जो पहले 0 से 3% था, उसको थोड़ा सा बढ़ा के 1 से लेके 3% तक कर दिया है। अगर हम अदर आईटी कंपनीज की बात करें तो इन्फोसिस में उन्होंने क्लियरली बोला है कि अगर हमें और प्रोजेक्ट की जरूरत पड़ेगी तो हम और एम्प्लॉय ऐड करेंगे। तो जिस तरह से टीसीएस ने कटौती की बात की, इन्फोसिस ने ऐसी कोई खास कटौती की बात नहीं की है। ठीक है, तो ये एनालिसिस रहा कि उनके नतीजों का। लेकिन आईटी सेक्टर को लेकर 10 बड़े सवाल हैं। पहले वो सवाल फटाफट आपके सामने रख देते हैं, उसके बाद अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे और उनसे चर्चा करेंगे। पहला सवाल, क्या एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बढ़ती चुनौतियों के चलते मुश्किलें बढ़ी हैं? ये एक प्रमुख सवाल है। दूसरा सवाल ये कि क्या टीसीएस के बाद बाकी आईटी कंपनियां भी छटनी करेंगी? सर्विसेज पर ज्यादा फोकस है और इनोवेशन पर जोर नहीं है, ये है तीसरा सवाल। और चौथा सवाल, क्या पारंपरिक आईटी कंपनियों में आगे चलकर हम कंसोलिडेशन भी देखेंगे? पांचवा सवाल, क्या आईटी सेक्टर में सैलरी ग्रोथ अब कम होने वाली है? छठा सवाल यह है कि क्या अमेरिका में अत्यधिक आय निर्भरता से जोखिम बढ़ा है, क्योंकि आईटी कंपनियों की 50 से 60% जो आय है एक देश से आती है और वो है अमेरिका।
सातवां सवाल है कि भारत में सिर्फ सर्विसेज वाली कंपनियां क्यों हैं, प्रोडक्ट वाली बड़ी कंपनियां क्यों नहीं यहां पैदा होती हैं? ये एक बहुत ही प्रमुख सवाल है। और क्या आईटी सेक्टर के लिए मार्जिन में कमी जारी रहेगी? एक सवाल ये भी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सरकार से प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है या फिर कंपनियां ही इसको लेकर उत्साहित नहीं है? ये एक और प्रमुख सवाल है आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ। और आखिरी सवाल कि क्या भारतीय आईटी सेक्टर का जो बेस्ट टाइम था, जो सुनहरा दौर था, क्या वो बीत चुका है? ये सारे के सारे सवाल हैं जो करंटली आईटी सेक्टर को लेकर पूछे जा रहे हैं और आपके मन में भी ये जरूर होंगे। गौरांग सर, आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक तरफ हम देख रहे हैं कि नैस्डैक रिकॉर्ड हाइस पर जा रहा है, लगातार रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी जो आईटी कंपनीज हैं वो कहीं ना कहीं बिकवाली का शिकार हो रही हैं, लगातार गिरावट हो रही है। यहां पर छटनी की खबरें आई हैं। आप आईटी सेगमेंट को किस तरह से देख रहे हैं? क्या आईटी सेक्टर, आपको भी लगता है कि कोशिशें जो हुई हैं बदलाव के लिए, जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर कोशिशें हुई हैं, वो नाकाफी हैं, उतनी नहीं हुई हैं जितनी होनी चाहिए थी पिछले एक दशक में, और हमारी आईटी कंपनी कहीं पीछे छूट गई हैं? धन्यवाद अभिषेक भाई, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा सा डिस्क्लोजर देता हूं पहले। जो भी निवेश लायक रणनीति आपके कार्यक्रम में आज सभी के समक्ष रखेंगे, ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से। इसमें हमारी कंपनी जियोजित है, हमारा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही कोई वित्तीय लाभ हमें मिला है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इस स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। अब आपका प्रश्न का उत्तर देता हूँ। पहले तो मेरे ख्याल से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए किसी भी प्रकार का मरणोपरांत लेख लिखने के लिए, जहां तक आईटी क्षेत्र का सवाल है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इतिहास में भी मेरे ख्याल से 3 साल पहले ऐसी परिस्थिति खड़ी हुई थी जहां पर लोग तर्क लगा रहे थे कि अमेरिका में धीमापन आएगा, मंदी की चपेट में आएगा, खर्च कम कर देंगी, बजटरी कट कर देगी और हमारी निर्भरता, हमारे देश में स्थापित आईटी कंपनियों की निर्भरता अमेरिका को लेकर के ज्यादा है, क्योंकि वहां से ज्यादातर योगदान आपको आय और शुद्ध मुनाफे में मिलता है। पहली बात। दूसरी बात, चुनौतियां सिर्फ एआई को लेकर के नहीं है, उसके साथ साथ जो नीतियां राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका में की हैं, उसको लेकर के आने वाले तिमाही में या 2 तिमाही में अंदाजा लगेगा कि किस प्रकार की परिस्थिति, अर्थव्यवस्था अमेरिका में उभर करके आती है और किस प्रकार की ऑर्डर बुक वगैरह या फिर बजटरी कट्स वगैरह होंगे। उस पर अभी अनुमान लगाना मुश्किल होगा, क्योंकि अमेरिका की परिस्थिति आने वाले भविष्य में उभरेगी। एआई को लेकर के मेरे ख्याल से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पिछले साल ये कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसके तहत एआई का इस्तेमाल या उपयोग हो, क्योंकि अगर इसका दुरुपयोग होता है तो ये श्राप बन के उभरता है, अगर सदुपयोग होता है तो ये आशीर्वाद बनता है। तो इस पर चर्चा होनी अभी बाकी है। मेरे ख्याल से काफी कुछ यहाँ पर करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, मौजूदा परिस्थिति और हालात को देख करके एक कंपनी यानी कि टीसीएस ने जो छटनी या कटौती की है, क्या उसके आधार पर बाकी अन्य कंपनियां भी करेगी? ये भी मेरे ख्याल से जल्दबाजी होगी। अंत में इतना बिल्कुल कहना चाहूंगा कि हमारी रिसर्च टीम की तरफ से आईटी क्षेत्र पर काफी लंबे समय से निवेश लायक रणनीति बनाई थी, आज भी है और शायद भविष्य में भी रहेगी। ठीक है। संदीप जी, आपसे राय जानना चाहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार गिरावट हो रही है, तो जो निवेशक हैं वो थोड़े से परेशान हैं आईटी सेगमेंट के, और उसमें जो टीसीएस की खबर आई तो कहीं ना कहीं ग्रोथ को लेकर सवाल उठने लगे। कहीं ना कहीं ये सवाल आने लगे कि क्या एआई नौकरियां खाने वाला है। हालांकि हम इस बीच हमने ये भी देखा कि वैल्यूएशंस भी थोड़े से ना कंफर्टेबल लेवल पे आ गए। अगर हम 5 साल के एवरेज से तुलना करें, अगर 1 ईयर फॉरवर्ड पी की फिलहाल की, तो काफी आपको रीजनेबल वैल्यूएशंस दिखेंगे। आपको लगता है कि आईटी में जो करेक्शंस आना था वो आ चुका है, या फिर थोड़ा सा और यहां से गिरावट अभी हम शेयरों में देख सकते हैं? आप कैसे देख रहे हैं? गुड आफ्टरनून, धन्यवाद। एंड आप इस मंच पर बुलाने के लिए आपके सारे दर्शकों को भी नमस्कार। मैं ये कहना चाहूंगा, पहले तो डिस्क्लेमर है कि हमारा पीएमएस है, उसमें हम इन्वेस्टर्स का पैसे इन्वेस्ट करते हैं, हमारे खुद के भी पैसे इन्वेस्ट होते हैं और कहीं कहीं कभी कभी कोई स्टॉक्स में भी अपनी पोजीशंस रहती है। हैविंग सेड सो, अभी मुझे ऐसा लगता है, मैं करीब लास्ट 25 साल से आईटी सेक्टर को देख रहा हूँ। मेरी खुद की एआई और मशीन लर्निंग में खुद की कंपनी भी थी 2008, 9, 10 में। वो समय से पहले होने के कारण मुनाफा नहीं कर पाई और हमें लेमन की भी मार पड़ी थी। पर मेरा ये मानना है कि आज तक जितने भी
डिसरप्शन हुए आईटी सर्विसेज में, हमको हमेशा उसका लाभ मिला है, बिकॉज फाइनली क्या, नया टेक्नोलॉजी आए तो ही काम बढ़ता है, और काम जब बढ़ता है तो उसका एक छोटा सा फ्रंट एंड होता है, 2-4% जो डेवलप मार्केट्स में इनोवेशन की तरह होता है, बाकी तो सारा जब एक बार सिस्टम प्रोसेस सेट हो जाता है वो आउटसोर्स होता है फॉर बेटर प्राइस। तो हमारा जो इकोनॉमी ऑफ स्केल है, जो हमारा एडवांटेज था, वो यही था कि स्केल पे हम एग्जीक्यूशन करते थे। मुझे पहली बार 25 साल में, अगर आप हमारे पिछले 2010 से तो मैं चैनल्स पे आ रहा हूँ, अगर आप देखेंगे हमेशा मैं एक बुल था इस सेक्टर पे, क्योंकि एट स्केल कोई एग्जीक्यूशन करने की एबिलिटी वर्ल्ड में किसी की भी नहीं है। 96% मार्केट शेयर हमारा रहा है इन प्योर आईटी सर्विसेज आउटसोर्सिंग स्पेस। पर अब मुझे लग रहा है कि पहली बार ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पे जो ये न्यू टेक्नोलॉजी आई, इसने हमारे एफर्ट्स पे ही वार कर दिया है। तो बेसिकली जो एफर्ट्स लगते थे काम करने में, वो एफर्ट्स पे बहुत बड़ा वार है। करीब करीब मुझे लगता है 30 से 35% का इम्पैक्ट एफर्ट्स पे है। आज तक जो भी इम्पैक्ट हुआ था वो टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन था, मतलब आपको अपने जो रिसोर्सेज है उनको नई टेक्नोलॉजी में ट्रेन करना, जो 4-5 क्वार्टर लगता है, उसके बाद आप वापस डिप्लॉय करो और खूब प्रॉफिट बनाओ और अच्छी ग्रोथ आती थी। मुझे लगता है कि वो जो है, इस बार वो वार जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन नहीं है ये, इसमें एफर्ट पे ही बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और एफर्ट अगर नीचे आ जाएंगे तो आप रियलाइजेशन कितना इंप्रूव कर लोगे, और रियलाइजेशन इंप्रूव करके आप कितने अपनी लॉस ऑफ रेवेन्यू को रिकवर करोगे, वो क्वेश्चन है। हालांकि हमारा इतना बहुत बड़ा एक पोर्शन है वो मेंटेनेंस और बहुत लो एंड वर्क में, रिपीटेटिव वर्क में, जहाँ पे शायद इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडियन आईटी कंपनीज के रेवेन्यू 10-15-20% डिक्लाइन हो जाएंगे या कुछ हो जाएंगे, बट मुझे लगता है कि even to maintain 2 to 4-5% growth for next 2 years will be very big challenge and very big ask, and शायद 2 से 4% growth is right reasonable estimate। और अगर वो estimate है with a falling margin, because हर साल आपको वेज हाइक तो देना पड़ेगा, कब तक उसको नहीं दोगे, तो आपको जो ईपीएस ग्रोथ है वो शायद कुछ भी ना मिले एक्सक्लूडिंग बाईबैक। तो अगर उस तरह से देखा जाए तो पेग रेशियोज बहुत महंगे हैं। मुझे अभी भी लगता है कि अपने पेग रेशियोज बहुत हाई है। हमने करीब 10-11 महीने पहले मोस्ट ऑफ हमारे आईटी पोजीशंस पीएमएस में से कट कर दी थी, छोटी मोटी कुछ रही होगी। और हमारा ये व्यू है कि अभी कम से कम 1.5-2 साल का पेन है। अगर स्टॉक 25-30% करेक्ट हो जाता है, कोई कोई जगह पे कंफर्ट आ जाता है वैल्यूएशन का, हमें लगता है पेग रेशियोज आर रीजनेबल 1.5-2 टाइम पे है, तो हम फिर से देख सकते हैं। बट आज के दिन जो भाव है और जो पेग रेशियोज है, डिस्पाइट द करेक्शन, मुझे लगता है अभी बहुत टाइम करेक्शन होना बाकी है, एटलीस्ट इफ नॉट प्राइस करेक्शन। तो हम थोड़ा सेक्टर से दूर रहेंगे, और मुझे लगता है ये लास्ट 30 साल के टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन से बहुत डिफरेंट है। इट इज नथिंग कंपेयर टू व्हाट हैज हैपेंड। कभी भी पास्ट में एफर्ट्स पे वार नहीं हुआ, इस बार एफर्ट्स पे ही अटैक हो गया है। तो दैट इज द वे वी लुक एट द सेक्टर। नहीं, ठीक है, ठीक है, आपके ऑब्जर्वेशन सही है सर, कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये जो चेंजेस दिख रहे हैं ना, काफ़ी ज़्यादा हैं ये। गुरांग सर, आपने ट्रंप की बात कर रहे थे, ट्रंप की पॉलिसीज़ की बात कर रहे थे, और अभी कुछ दिनों पहले वॉशिंगटन में वो एक संबोधन दे रहे थे। वहाँ पे टेक्नोलॉजी कंपनियों का समिट था, बेसिकली एआई को लेकर ही, और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि आप भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को नौकरियाँ दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, चाइना में आप जाके फैक्ट्रियाँ बना रहे हैं, पैसे कहीं आप और डिपॉजिट कर रहे हैं। तो ये तो संकट रहेगा ही जब तक ट्रंप सत्ता में हैं, क्योंकि उनका तो मोटिव यही है कि जो भी अमेरिकी कंपनी है उनको प्रोटेक्ट करेंगे। हमारी दिक्कत यह है कि हमारी 50 से 60% रेवेन्यू अमेरिका से आ रही है, और एक देश पर अगर इतनी निर्भरता रहेगी तो यह अस्थिरता का माहौल तो बना रहेगा। तो क्या आपको लगता है कि थोड़ा कंसंट्रेशन को ज्यादा ही है, और भारतीय आईटी कंपनियां को सोचना चाहिए बाकी ज्योग्राफीज में मूव करने को लेकर? यह कितना फीजिबल लग रहा है आपको अगले आने वाले 4 से 5 सालों में? चुनौतियां तो बिल्कुल है अभिषेक भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इन चुनौतियों से उभरना भी एक कला होती है। और हमें ऐसा लग रहा है कि पहले तो प्रश्न ही होता है, आपका प्रश्न जो है, तो उसके ऊपर मेरी जो सोच और विचारधारा है आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूं। अमेरिकन कंपनियां भारत से या फिर किसी अन्य देश से आईटी प्रोफेशनल्स को क्यों हायर करती है? शायद जो मेरी सोच समझ है, क्योंकि वो जो वर्कफोर्स है वो शायद आपको कम दामों में, यानी कि आपके वेजेस कम हो जाते हैं। अमेरिका में अगर आप अमेरिकन नागरिक को लेते हैं तो उनको जिस तरीके से मुआवजा देना पड़ता है उसकी तुलना में बाकी अन्य देश से अगर आप किसी कर्मचारी को लेके आते हैं और मुआवजा देना, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए ये सब कंपनियां भारत और बाकी अन्य देशों से अपने वर्कफोर्स या फिर कर्मचारियों को लेते हैं। अगर राष्ट्रपति ट्रंप ने ये कहा है कि आप अमेरिकन नागरिक को मौका दे, कामकाज दे और मुआवजा दे, तो वो मेरे ख्याल से तुलना में
बाकी ने देशों में सस्ता तो नहीं आएगा बल्कि उनका महंगा आएगा, और वहां पर आपका जो वेज एक्सपेंसेस है वो बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। अगर वो बढ़ता है तो फिर आपको अपने जो नतीजे उस पर किस प्रकार का असर आएगा, आपके मुनाफे को आप किस तरीके से सक्षम रूप से बचा पाएंगे और कामकाज कर पाएंगे। नीतियों को लेकर के भी अर्थव्यवस्था में अमेरिका में क्या होता है ये देखना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। जो टिप्पणियां मैनेजमेंट ने नतीजों के पश्चात आईटी क्षेत्र की कंपनियों ने की है, उसे शायद लगता है, अनुमानित अभिषेक भाई, कि शायद आने वाले कुछ तिमाहियों तक दबाव रह सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये क्षेत्र ऐसा है जिसका योगदान होना बहुत ही अनिवार्य है। आप बात कर रहे थे कि भारत सेवाओं में सबसे ज्यादा आगे बढ़ता है, उत्पादन में नहीं है। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर भारत अगर आईटी रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देता है तो उसकी प्रतिस्पर्धा जो है वो सीधी सीधी चाइना और ताइवान जैसी कंपनियों में होती है, जो कि हमसे कई गुना आगे हैं फिलहाल। आपका एक प्रश्न था कार्यक्रम की शुरुआत में, क्या सरकार के तरफ से कुछ सहारा मिलने की उम्मीद मेरे ख्याल से होनी चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो शायद परिस्थिति में थोड़ा बहुत तो फोकस जो है, अगर आप ज्यादा निर्भर हो जाते हैं कि देश के ऊपर, और अगर उस देश में कुछ नीतियां ऐसी बन जाती हैं जो आपके कामकाज पर, आपके आंकड़ों पर, तिमाही आंकड़ों पर, छमाही और साल दर साल आंकड़ों पर असर करती है, तो आपको मेरे ख्याल से दूसरी रणनीति सोचना अनिवार्य है। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वास्तविकता में भारत के लिए, आईटी कंपनी क्षेत्र के लिए अमेरिका एक बड़ी अपॉर्चुनिटी था, है और शायद आने वाले भविष्य में रहेगा। अब ये देखना है कि जो राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है उस पर कितना अमल अमेरिकन कंपनी कर पाती है। ठीक है, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है सर। लेकिन प्रश्न ये भी है कि क्या आईटी सेक्टर का जो गोल्डन पीरियड था, क्या वो बीत गया है? क्या आगे चल के हम कंसोलिडेशन देखेंगे? क्योंकि ये 2-3-4% की ग्रोथ से तो बात बनने वाली है नहीं। क्योंकि अगर हम पिछले 10 साल की बात करें तो जो फ्रंटलाइन की जो आईटी कंपनीज है, अगर हम CAGR, अगर हम कंपाउंडिंग ग्रोथ की बात करें तो 12 से 15% के बीच की रही है। आगे का भविष्य कैसा रहने वाला है, और इस बदलते परिवेश में आपके जो दर्शक हमारे हैं, जो निवेशक हैं, उनको कौन सी आईटी कंपनियों पर फोकस करने की जरूरत है अगर पैसे बनाने हैं? तो इसकी हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। in association with ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है हमारे खास शो टेक दरबार क्यों बीमार में। और दो एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, संदीप अग्रवाल हैं और इसके अलावा जोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह हमारे साथ हैं, जो आपके मन में जो भी सवाल उठ होंगे आईटी सेक्टर को लेकर उसके जवाब दे रहे हैं। गौरांग सर, आपसे ही शुरुआत करेंगे इस सेगमेंट की। तो फिर ये बताइए कि मान लीजिए अगर उम्मीद कोई अगर रख भी रहा है आईटी में, तो थोड़ी सावधानी तो बरतनी पड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ग्रोथ जहां पर होगी फिर बेहतर है कि उन्हीं स्टॉक्स में बने रहें। आपके हिसाब से अगर किसी को आईटी स्टॉक्स चुनने हैं तो मिड कैप में और लार्ज कैप में आपका फोकस, आपका दाव कौन से शेयरों पर लगेगा? देखिए अभिषेक भाई, चाहे आईटी हो या किसी भी दूसरा कोई क्षेत्र हो, शेयर बाजार में आपको सावधानी रखनी ही रखनी है। बिना सावधानी के दुर्घटना घटने की पूरी पूरी संभावना है। तो शेयर बाजार में अगर आप निवेश करते हैं, सावधानी रखनी है। अब आपका प्रश्न का उत्तर देते हुए देखिए, दिग्गजों में 3 नाम खरीदारी की सूची में है हमारी रिसर्च टीम की तरफ से। TCS 3690 के आसपास के अनुमानित लक्ष्यांक है। इन्फोसिस में 1665 के आसपास के अनुमानित लक्ष्यांक है। HCL टेक में 1740 के आसपास के अनुमानित लक्ष्यांक है। एक छोटी मझोली कंपनी है KPIT टेक्नोलॉजीज, 1455 के आसपास के अनुमानित लक्ष्यांक है। और आखिरी की कंपनी मिड कैप मझोली कंपनी जिसे हम कहते हैं, वो है कोफोर्ज। यहां पर टीम कामकाज कर रही है, इसलिए लक्ष्यांक देने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। ठीक है, तो ये 3 शेयर लार्ज कैप स्पेस से हो गए। TCS, इन्फोसिस, HCL टेक, इन पर आप फोकस करके चलिए। और जो चौथी कंपनी है वो है KPIT टेक, ये भी अपने रडार पर रख के चलिए। टारगेट आपके स्क्रीन पर हैं इन सभी के लिए।
संदीप जी, एक सवाल आपसे होगा आखिर में, स्पेशली उनके लिए जो आईटी सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, जो या फिर जो आईटी सेक्टर में अपना भविष्य देख रहे हैं। अगर हम भारत की बात करें तो तकरीबन छोटी बड़ी सब मिला दें तो 5,000 के करीब आईटी कंपनियां हैं। आईटी सेक्टर की बात करें तो करीब करीब 55 लाख लोगों को नौकरियां मिली हैं इस सेक्टर में। क्या आपको लगता है कि जो बेस्ट ऑफ टाइम था वो बीत चुका है? आगे न सिर्फ इन कंपनीज की ग्रोथ स्लो होने वाली है, बल्कि जो सैलरी हाइक वगैरह होती थी उस पर भी कहीं ना कहीं अब ब्रेक लगेगी, एक लगाम लगती हुई दिखेगी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अगर देखेंगे फ्रेशर सैलरी पिछले 15-17 साल में तो कुछ भी नहीं बढ़ा। 3-3.25 लाख का 3.75 3.8 लाख हुआ है, तो मतलब कुछ भी नहीं बढ़ा है। इन्फ्लेशन से भी नीचे है। रियल अगर आप सैलरी देखें तो 60% डाउन है फ्रेशर के आज के दिन में। तो एक्चुअली में क्या हुआ, ये जो पिरामिड है इसमें नीचे के लोग जो काम कर रहे हैं, जो एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, उनकी सैलरी तो बहुत कम है, और जो सीनियर और मिडिल लेवल पे है वो उनकी सैलरी कंटिन्यूअस हर साल इन्फ्लेशन और जॉब चेंज से बढ़ती जा रही है। तो मुझे लगता है एक थोड़ा सा सेक्टर का पिरामिड गड़बड़ाया हुआ है। और आई एम श्योर कि टीसीएस ने जो 2% अनाउंसमेंट किया, अगर आप उसको पढ़ेंगे मिडिल एंड सीनियर लेवल का, ये 2% नहीं, ये 10-12% तक जाएगा धीरे धीरे, लेकिन हर साल 2-2% करके इनको चेंज करना पड़ेगा। और आगे भी बहुत सारी कंपनी को चेंज करना पड़ेगा। मुझे ज्यादा डर उन लोगों के लिए है जिनकी सैलरी ज्यादा है, जिन्होंने उस सैलरी के दम पे गाड़ियां ले रखी हैं, घर ले रखे हैं ईएमआई पे। मुझे उनके लिए ज्यादा डर है, क्योंकि अगर आपने अपस्किल नहीं किया, अपने आप को रीस्किल नहीं किया फॉर न्यू टेक्नोलॉजी, जो मुझे लगता नहीं है हुआ है सीनियर और मिडिल लेवल पे, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मुझे नीचे के लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3.5-4 लाख वाले लोगों को तो मुझे लगता है उल्टा आगे जाके उनको अच्छा इंक्रीमेंट और डिमांड भी ज्यादा हो जाएगी। पर मिड और सीनियर लेवल में बहुत प्रॉब्लम्स है, उनकी रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाएगी। दैट इज व्हाट माय असेसमेंट इज। नहीं, सही बात है। या तो स्किलिंग कीजिए। हालांकि टीसीएस ने एक जानकारी दी थी कि उनके पास एआई स्किल्ड जो एम्प्लॉयज हैं उनकी संख्या 1,20,000 के आसपास है, लेकिन ये 2% लोग जो निकाले जा रहे हैं वो मिड और सीनियर लेवल के ही हैं। दिक्कत एक ये भी है कि अगर एआई पर अगर एडॉप्शन बाकी कंपनीज करती हैं तो फिर वो स्किल्ड लोगों की भी ज़रूरत उतनी नहीं पड़ेगी। एक समय था कि एक तिमाही में 40-40, 50-50 हज़ार हायरिंग होती थी आईटी में, बहुत एक लंबी चौड़ी बेंच स्ट्रेंथ होती थी। वो सारी चीज़ें तो अब हम सुने एक ज़माना बीत गया। तो थोड़ी सी एक चेंज का, एक ट्रांजिशन का फेज़ है। आईटी कंपनियां अपस्किलिंग कर रही हैं, लेकिन यह है कि हाँ, ग्रोथ जो हमने देखी है शायद वो ग्रोथ निकल के नहीं आए। लेकिन आपको अगर कहीं फोकस करके चलना भी है तो उन कंपनियों पर फोकस करिए जो साइज में, स्केल में बड़ी है और जिनके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। फ्रंट लाइनर के साथ रहने की सलाह दे रहे हैं गौरांग साहब। इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनीज पर आप फोकस करके चलिए। मिड कैप में केपीआईटी टेक पर उन्होंने अपना दांव लगाया है। चलिए इसी के साथ इस शो को यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। संदीप सर और गौरांग सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को इस बहुत ही अहम मुद्दे पर अपना नजरिया शेयर करने के लिए। फिलहाल 18 स्वदेश पर इस शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।